अस्सलाम वालेकुम। खबर के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। जैसे कि इस वक्त सियासी हलचल उरूज पर है और इस वक्त मुल्क में जारी सियासी गहमा गहमी, जिसमें हर सियासी जमात ये चाह रही है कि वो किसी न किसी तरीके से अपना पलड़ा भारी करते हुए हुकूमत साजी में अपना हिस्सा डाल सके और हुकूमत का किसी न किसी तरीके से हिस्सा बन जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया जाए और उनके जो इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिलाया जाए। इसके लिए काविशें और जद्दोजहद जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के दर पर और घर पर जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं और ऐसी ही कुछ कोशिशें इस्लामाबाद के बाद अब कराची में भी नजर आई हैं। कराची में आज मौलाना फजलुर रहमान साहब बहादुराबाद पहुंचे और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर मुख्तलिफ गुफ्तगू के बाद जो मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूं और इत्मीनान हासिल करने के बाद यहां से जा रहा हूं और उम्मीद जाहिर की उन्होंने कि एक आध रोज के बाद MQM की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि MQM इस वक्त वो इत्तेहादी नहीं रही जो कि इस वक्त हुकूमत की है, बल्कि वो हुकूमत से अपनी राहें जुदा कर लेगी। लेकिन अगर राहें जुदा करती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या क्या मामला तय पाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा इमरान साहिबा, जो कि सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। सिद्रा साहिबा, आपको खुशामदीद कहेंगे। जी, सलाम डॉक्टर बुलंद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल। और डॉक्टर बुलंद जो हैं इस वक्त मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम नहीं कर रहे। मैं वक़ारुल हसन इस वक्त यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा सिद्रा साहिबा कि जो सारी सूरत हाल आपने देखी कि इस वक्त मौलाना साहब जिस तरीके से आए हैं, कराची पहुँचे हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें आपके इत्तेहादियों को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप क्या लग रहा है आपको कि क्या इत्तेहादी आपसे दूर हो जाएंगे? शुक्रिया वकार। देखिए, सूरत हाल सिर्फ ये नहीं है कि मौलाना साहब कहाँ आए। असल पाकिस्तान कौम के सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि चोरों लुटेरों का, मुल्क के गद्दारों का एक टोला इकट्ठा हो गया है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ एक सोची समझी सियासी साजिश की जा रही है। ये क्या हो रहा है? वोट खरीदे जा रहे हैं, एक बाजार, एक मंडी लगा के रखी हुई है, आइन का मजाक बनाया जा रहा है, अवाम ने जिसको वोट दिया उसका मजाक बनाया जा रहा है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इमरान खान ने इनको NRO नहीं दिया, ना वो देगा, क्योंकि इमरान खान अवाम के लिए खड़ा है। इमरान खान कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, मैं अपनी गरीब अवाम को सेहत कार्ड दूंगा, मैं इनको पैसे चोरी नहीं करने दूंगा, मैं एहसास के जरिए गरीब के हाथ में पैसे दूंगा। मसला तो सारा इस बात का है कि इस अशराफिया को, इस वडेराना सोच को पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सियासी ढांचे में ना आम पाकिस्तानी की शिरकत कबूल नहीं। ये हमारे जैसे आम पाकिस्तानी पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों से घबरा गए। इनको परेशानी हो गई है कि अगर इमरान खान ने ये टेन्योर कंप्लीट कर लिया जो इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान बिल्कुल करेंगे और जो अमेजिंग पॉलिसीज का रिजल्ट आना शुरू हो गया है वो अवाम तो इनको पूछेगी नहीं, इनका तो फ्यूचर, सियासी फ्यूचर खत्म हो रहा है। वरना इसके अलावा इनके सारे बयानिए में अवाम कहाँ है, इनके सारे बयानिए में अवाम की पुकार कहाँ है? इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला के चल रहे हैं और अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। वो जो 14 साल से सूबा सिंध पे हुक्मरान और 80% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कि सूबा सिंध के अजला का, कराची शहर की सड़कों का हाल 14 साल पहले बेहतर था या आज? मेरे वालिदैन जब जाते थे ना तब तालीमी मेयार बेहतर था। मेरे वालिदैन और आपके वालिदैन ने गवर्नमेंट के पीले स्कूलों से पढ़ा और माशाल्लाह कामयाब जिंदगी बसर की। लेकिन आज क्या आप और अपने बच्चों को वहां भेज सकते हैं? मेरे और आपके वालिदैन के जमाने में हर बंदा जो है वो मुतमईन था सेहत के निजाम से। लोग अस्पताल जाते थे, जिला सिविल जाते थे। क्या आज आप, मैं अपने वालिदैन को ले जा सकते हैं हुकूमती अस्पतालों में? जी अच्छा, सिद्रा साहिबा जैसे अभी आपने जी बिल्कुल सही सिद्रा साहिबा, अभी आपने फरमाया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ इसलिए जो मुख्तलिफ अपोजिशन जो है बड़ी शद्दोमत के साथ सामने आई है कि वो NRO मांग रहे थे। तो ज़रा बताएंगे कि NRO किस किस ने मांगा है खान साहब से? देखिए, ये पूरी जो पॉलिटिकल इलीट है, पॉलिटिकल माफिया है, ये पाकिस्तान में अपने तमाम जराइम की पेशी से भागने के लिए ये NRO के पीछे हैं। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जी मुकदमे ना खोले जाएं,
हमने माजी में जो कर लिया पाकिस्तान की उसकी बात ना की जाए। यानी किसी ने आपसे रब्ता किया, खान साहब से रब्ता किया? जी, खान साहब से किसी ने रब्ता किया? इन्होंने सिर्फ एक इमरान खान से या किसी एक मेंबर से रब्ता नहीं किया। आपके सामने आज पाकिस्तान की एक हकीकत रखी है कि इन्होंने जिस तरह नैब के कानून और इलेक्शन रिफॉर्म एक्ट को चेंज करवाने की कोशिश की, जो 38 डिमांड की पूरी असेंबली के आगे, वही तो इनका एनआरओ है। वो डिमांड क्या कहती है कि सियासतदानों को ये तमाम आजादी दे दी जाए, सियासतदानों को 1970 के बाद से कुछ ना पूछा जाए। यही तो इनका एनआरओ है जो पाकिस्तान से मांग रहे हैं, पाकिस्तान के अवामी लीडर, अवामी वजीर आजम इमरान खान से मांग रहे हैं। ये कोई सिर्फ आपसे मुझसे नहीं मांग रहे। इनकी दीदा दिलेरी, इनकी बेशर्मी इस हद पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान के सबसे मौजूद अवाम में खड़े होकर एनआरओ मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं इनकी कौन से नुकात हैं जो अवाम के लिए? इनके सारे नुकात अपने लिए, अपनी फुफ्फो, बेटी, भांजा, भतीजी के लिए। इनकी सारी कोशिश इसके लिए अवाम को निकालना है सड़कों पर, लेकिन नवाज शरीफ लंदन में ठंडी हवा खाएंगे। अच्छा, लेकिन सित्रा साहिबा, हम देखते हैं कि अभी आपने जैसे जिक्र किया कि अदालतों से राह फरार इख्तियार करना और दीगर मामला, हम देखते हैं कि नैब के अंदर मामला हों या दीगर जगहों पे हों, वहां तो बासानी इस वक्त सब बरी होते चले आ रहे हैं। ब्रॉडशीट का भी केस आज वो वापस ले लिया गया नवाज शरीफ साहब का। आप देखिए, मैं वही कह रही हूँ, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के ज़ाब्ते में पाकिस्तान के अवाम के आगे रख देना कि भाई ये सही है ये गलत। केसेस तो अदलिया ने प्रोसीड करने। अच्छा, इनको ये सारी रिलीफ मिली क्यों? क्योंकि आप देखें वकार पिछले 30 साल से और इनकी 50 साल हुक्मरानी में इन्होंने लॉज को रिफॉर्म ही नहीं किया। ये भाग क्यों है अदालतों से? अदालत में मजबूर, कानून साज ये है, इन्होंने कोई कानूनी अपडेट नहीं किया। पुलिस का एक्ट 1860 का चल रहा है, कोई चीज कोई भी इन्होंने सजा कानून में अपडेट ही नहीं की, क्योंकि इन्हीं पे तो लगनी थी। इनका कर जो रहा, नैब का कानून बना दिया, लेकिन उसमें इतनी कमजोरियां छोड़ दी कि भाग निकले। तो यही तो इनको फर्क पड़ा जब इमरान खान ने 113 कवानीन को अपडेट कर दिया, सीआरपीसी को, पीपीसी के कवानीन को मजबूत किया कि गिरफ्त में तो आए ये मुजरिम। इनको इसी बात की तो तकलीफ है, और किस चीज की तकलीफ है? तो सिर्फ सोचें आप, आज 2022 में इस डिजिटल वर्ल्ड में पुलिस का जो अवाम के लिए सबसे अहम कानून है, वो इस वक्त भी सूबा सिंध का जो ना अभी पिछले साल हमारी कोशिशों से अपडेट हुआ है, वरना 1860 का पुलिस ऑर्डर चल। अच्छा, 172 अरकान जो हैं, अब आपके पास तो 175 के करीब हैं और आप कह रहे हैं कि उसमें इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त अगर आपके इत्तेहादी टूटना शुरू हो गए तो क्या होगा? मौलाना साहब तो बड़े मुतमईन होके गए बहादुराबाद से आज। देखिए वकार, में एक बात कह दूं आपके तवज्जो से तमाम सुनने वालों को, आज की तारीख में ना पाकिस्तान के इत्तेहादी होंगे, इमरान खान के, पीटीआई के अब कोई इत्तेहादी नहीं होंगे। अगर जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं वो इस तरफ खड़े होंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ करने वाली साजिशों के साथ खड़े हैं वो उस तरफ खड़े होंगे। अच्छा, लेकिन यही के साथ कौन खड़ा हुआ? ठीक है, और यही बात आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, जी। आपको पता है कराची का सेंटिमेंट क्या है? कराची में 50 साल पीपल्स पार्टी के इन चोरों को भुगता है। ठीक, आप कैसे सोच सकते हैं कि एक कराचीआइट जो कराची के लिए वोट देता है, जिसका दिल अपने सूबे के साथ धड़कता है, तो पाकिस्तान को आगे देखना चाहते हैं, वो इनको एक्सेप्ट करेगा? वो मौलाना डीजल और ये छोटे डाकू और बड़े बड़े डाकू को एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, पॉसिबल बात है। अच्छा, आप जैसे कह रही हैं कि इस वक्त जो है कि जो एक पाकिस्तान की तरफ खड़ा होता है या उसके मुखालफत में खड़ा होता है, लेकिन अपोजिशन का अगर आप बयानियां सुने तो वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो महंगाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं, बेरोजगारी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, या अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ तो ये सोल्यूशन क्या है? देखिए, अपोजिशन ने, मैं ये बात बिल्कुल मानती और मैं बड़ी लॉजिक को अप्रिशिएट करती हूँ। ऑपोजिशन ने, आप देखें पिछले इन सारे महीनों में, 3.5 साल पिछले और पिछले 3-4 महीनों, आप मुझे बताएं कोई मीडिया टॉक इस पे की कि ये हमारा एजेंडा है, हम इस मसले का हल ये निकालेंगे, ये पीटीआई ने नहीं किया। इस ट्रांसपोर्ट के मसले का हम हल ये निकालेंगे, ये इन्होंने नहीं किया। भाई किधर, कौन सा हल, कौन सी सिफारिश, कौन सी वजाहत? कोई एक मीडिया टॉक भी आज तक इस मसले पे हुई कि जी पाकिस्तान के अवामी मसाइल का हल ये होगा हमारी तरफ से, जो पीटीआई नहीं कर रही? इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। आपको तमाम मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि ठीक है जी, आप हल करेंगे, कैसे करेंगे? 14 नुकात, 10 नुकात, 5 नुकात तो सामने रखते हैं। आपकी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा उस पर तो बात करें, लेकिन कैसे करेंगे? वो बिलावल भुट्टो जिनकी काम पे डांसी रहती है वो बताएंगे पॉलिसी। वो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा पाकिस्तान की पॉलिसी हल करेगा? उसका घर का झगड़ा तो हल हो नहीं रहा, इधर क्या
हल करेंगे 22 करोड़ आवाम के ठीक है। मसाइल। अच्छा सिद्रा साहब, ये फरमाइएगा कि अब तो वक्त वैसे भी कम रहा है, हुकूमत का जो है वो तकरीबन साल 1.5 साल के दरमियान का रह गया है, तो ऐसे में आपकी पॉलिसीज क्या होंगी? बजट अब किस तरह से आप लोग पेश करेंगे? महंगाई किस तरह कम करेंगे? देखिए, हमारी पॉलिसी अवाम दोस्त पॉलिसी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम इमरान खान के जो लैंडमार्क अचीवमेंट्स है ना, वो एक एहसास सपोर्ट प्रोग्राम और सेहत कार्ड। आप इसमें देखिए, सिंध हुकूमत ने ना सेहत कार्ड में सपोर्ट नहीं किया। इससे सिंध की मेरे और आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे और आपके घर में, हमारे दफ्तरों में, हमारी फैक्ट्रीज में, हमारे इदारों में वो हजरात जो काम कर रहे हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड, जिनकी असल रिहाइश पंजाब या KPK की है, वो भी कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इस वक्त अपना इलाज कर सकते हैं। ये वो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हैं जिसको ये रोकना चाहते हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ एक है, पाकिस्तान की कमजोर आवाम की मदद करना, चाहे वो छोटा कारोबारी है उसकी मदद करना, चाहे वो पढ़ा लिखा नौजवान है जिसके पास सरमाया नहीं है कोई काम शुरू करने के लिए, कामयाब नौजवान से उसकी मदद करना, जो गरीब बेवा है मिस्कीन है उनकी मदद करना, जो हमारे सफर में मौजूद हैं, जो दूसरे इलाकों से आके काम कर रहे हैं उनकी मदद करना। ठीक है। हर हल्के अहबाब की मदद करना। सिर्फ एक एजेंडा है वज़ीर आज़म इमरान खान का, मदद तालीम में करनी है, मदद सेहत में करनी है, मदद आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में करनी है, हर चीज में करनी है। कोविड की पॉलिसीज में आप देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको सारी बाहर की दुनिया बैठे हुए, ये सारी मगरबी ममालिक कह रहे थे कि एक दिन में 10-10 हजार लाशें उठेगी। ये वजीर आजम इमरान खान का मिशन था कि हमने अवाम के साथ खड़ा होना। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सिद्रा साहिबा, आपका जो मौक़िफ़ है वो आवाम के सामने पहुंच चुका है। सिद्रा इमरान साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली की मेंबर, हमारे साथ मौजूद रहीं, अपना मौक़िफ़ पेश करें थी। आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अब ज़रा इस बात की भी खबर ले लें कि इस वक्त जो 8 मार्च को पेश की जाने वाली करारदाद थी, यानी अदम एतमाद की जो तहरीक थी, उस अदम एतमाद की तहरीक को 25 तारीख तक ले जाने के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम जिन्होंने इस तहरीक को पेश किया था, वो सबसे ज़्यादा खफा नज़र आ रहे हैं कि अब तक इस तहरीक को अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचाया गया, क्या वजूहात रही हैं और क्यों इसको मज़ीद ताख़िर का शिकार किया जा रहा है। अगर ये इसी तरह ताख़िर का शिकार होती रही तो उसकी क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है सेनेटर साबिर बलोच साहब। साबिर साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। साबिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। साबिर साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त जो आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी और आज जो है अब तक 22 तारीख तक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को असम्बली में नहीं लाए हैं, इस पर क्या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं या आप लोगों का मौक़िफ़ क्या ज़ाहिर है इस वक्त सामने आया है? भाई देखिए, हमने तो अपोजिशन में जो कुछ किया वो आइन के दायरे में रह के किया, कानून के दायरे में रह के किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना वो इसलिए यानी वो हक बनता है, राइट है कि हम समझते हैं कि भाई कि ये हुकूमत अब कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, अब इस लायक और इस काबिल नहीं है कि इसको मुल्क पर मुसल्लत किया जाए। अच्छा, तो अवाम के और मुल्क के मफाद में बेहतरी यही होगा कि वो अपना उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए जी। या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा उसका। तो ये तो एक प्रोसीजर है, एक फार्मूला है, उस प्रोसीजर और फार्मूला के मुताबिक ये सब कुछ किया गया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि स्पीकर जो एक यानी कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, हर लिहाज से वो एक न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल जो है ना वो शख्स होता है, इसलिए कि वो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में वहां पर जो है ना वो उसको कंप्लीटली वो हाउस को लेके चलना पड़ता है, उस तरह लेके चलना पड़ता है कि जो कि एक न्यूट्रल उसका किरदार होता है, एक इम्पार्शियल किरदार होता है, उसको कानून और आइन के मुताबिक चलना पड़ता है। लेकिन वो जिस दिन हमने ये भेजा किया था, जब भेजा गया तो उसमें जरूर यानी वो जो रिक्वेजिशन जो की थी तो उसके लिए जरूरी था कि 14 दिन के अंदर अंदर उसको असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा, अब बात ये कि 14 दिन के अंदर उनको पता था इस बात का
कि जनाब के 14 दिन के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब ये बात करना कि जनाब के चूंकि OIC की जो ना मीटिंग हो रही है या फलाना हो रहा है या डिग्निटीज आ रहे हैं ये फलाना, इसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ये कोई रीजन, कोई वजह नहीं है कि जनाब के आप जो है कि उस आईनी जरूरत को और उस आईनी रिक्वायरमेंट को आप छोड़ दें कि जी कि ये इसके लिए ये चूंकि ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। आप भले सड़क पे इजलास बुलाएं, लेकिन आपको बुलाना चाहिए विद इन 14 डेज। अच्छा, लेकिन सर इसमें आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि OCI का जो हमारा इजलास है वो हो रहा है, उसके अलावा जो दीगर मामलात होने जा रहे हैं, तो सर इसमें अपोजिशन को भी तो ख्याल रखना चाहिए था। अपोजिशन तो ख्याल रखा है ना, अपोजिशन ने तो जो किया था वो तो उस वक्त तो आप देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसी बात या स्पीकर की तरफ से नहीं थी कि जनाब इसके किसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अगर अव्वल तो ये कि अपोजिशन ने तो अपने ख्याल में जो कुछ का ठीक किया, लेकिन जब रिक्वेजिशन वहां जमा कराई गई तो और उसका एक ही एजेंडा था कि जी के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये तो स्पीकर ने, आप समझते कि उस वक्त ये बात कही थी कि जी के इन दिनों में ये हो रहा है या वो हो रहा है, लेकिन वो टालते रहे मसले को टालते रहे। उसके बाद जो है ना देन अपोजिशन ने जो मामला फिर कोर्ट में चला गया। अच्छा, जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने भी कहा कि जी के सुप्रीम कोर्ट ने कि जी कि वो फिर इनकी अपने पकड़ तक वो शुरू हो गई जो है ना, लोग इनके टूटने शुरू हो गए। काफी लोग टूटे हुए थे पहले से, और वो सारे सिंध हाउस में जाके रह रहे थे सर। आप सिंध हाउस में इसलिए रह रहे थे कि आपने पार्लियामेंट राजेस में पुलिस को बुला के लोगों को मारा पीटा और वहां पे उनके मुलाजमों को, नौकरों को, इन सबको उठा के आप जाके बंद कर दिया। अच्छा, जब ये लोगों ने जब इस चीज को देखा तो उनका हम तो ओपनली जब गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं तो हमारी क्या असर होगी, हर एक को अपनी लगी हुई थी। तो सेंट हाउस में तो गवर्नमेंट का अदारा है, किसी ने अपने घर में जाके उनको नहीं ठहराया ना, वो तो गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी उसके लिए उनका राइट है कि वो आए सेंट हाउस में रहे, फ्रंटियर हाउस में रहे या बलोचिस्तान हाउस जाए, जहां भी जाए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि भाई सेंट हाउस में वो कैसे गए थे। लेकिन मसला ये है कि भाई कि अब इस बात को किसी न किसी तरीके से यानी गवर्नमेंट चाहती है, टाइम गेन करना चाहती है कि शायद मुमकिन है कि वो यानी इससे बच जाए या कोई ऐसा तरीका करे या कोई नौटंकी हो जाए यहाँ पे। लेकिन इससे जो है ना हालात बिगड़ेंगे, खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। किसी मुल्क के वजीर आजम का जो है ना, जब उसको पता है कि मैं अपनी एतमाद खो चुका हूँ तो उसको बड़े इज्जत के साथ, जिस तरह चेयरमैन बिलावल साहब ने उनको कहा था कि भी आप इज्जत के साथ रिजाइन कर लें और चले जाएं। ठीक है। अच्छा सर, ये इसमें अगर आपके अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो जाती है और खान साहब जो है वो हट जाते हैं, तो सर आपकी क्या ख्वाहिश होगी पीपल्स पार्टी की कि क्या PTI का ही कोई नुमाइंदा वज़ीर आज़म बने या आप लोग अपने में से कोई चाहेंगे? तो देखिए, बात ये नहीं, ये तो दूसरी बात है। ये बात जो है ना, ये इट्स अनदर सिनेरियो। लेकिन मसला ये है कि देखो, ये शख्स जो है ना उसने यानी अपने, हमें तो बाकी लोगों को तो छोड़े, अपोजिशन के साथ जो रवैया है उसको तो छोड़े, इसने तो अपने PTI के लोगों को ऑस्टेज बनाया हुआ है। उसने अपने लोगों को तंग किया, अपने लोग इसके जो है ना बेजार आ गए। 40-45 लोगों का एक यानी जो MNA का एक साथ निकलना ये कोई आसान छोटी सी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, इज्जत किसी की नहीं करता, बात किसी की नहीं सुनता, अपोजिशन की तो बात तो बिल्कुल नहीं सुनता, किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, मजहब को अपने जो है ना मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हर लिहाज से जो है ना ये शख्स एक इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दे रहा, कीमतों पे ध्यान नहीं दे रहा, गरीबों की भलाई पे ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा सर, बिल्कुल सर, आपका क्या ख्याल है कि यानी पीपल्स पार्टी जैसा अवामी पार्टी है, उसकी जो ना जो एक लीडरशिप है, जो कंप्लीटली जो है ना एक अवामी लीडरशिप है, तो वो आंखें बंद करके देखता रहे कि जी टाइम पूरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा। अच्छा सर, लेकिन सर इसमें आपको जो है वो 172 से ज्यादा अरकान की जरूरत होगी। सर आपके पास अभी 172 हो नहीं पा रहे हैं, इत्तेहादियों के पास भी जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, 172 हो नहीं पाए आपके अब तक। किसने कहा है आपको कि 172 नहीं हो रहे हैं? सर अगर आपकी जो नंबर्स देखते हैं तो वो जो है वो 162 या उससे भी कम नजर आते हैं। नहीं,
ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो इत्यादियों के पास जाना ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, कंसेंसस है। अच्छा, उसको उनको जो है ना अपने एतबार में ले रहे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग दूसरे सियासी लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और अब्दुल खान जरदारी साहब, उनके दिल में सियासतदानों की बड़ी इज्जत है, कदर है। वो कॉन्सेंसस पे बिलीव करते हैं, इसलिए वो एक के साथ मशवरे करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन वो उनके साथ तो छोड़े, लेकिन बात यह है कि उनके तो अपने लोग तकरीबन, अब तो सुना है कि कुछ 40 के करीब लोग उनके अपने निकले हुए हैं। सर अगर इस तरह हो रहा है कि उनके तो बिल्कुल सर, अगर उनके लोग निकल गए तो सर फिर इत्तेहादियों की जरूरत तो आप लोगों को नहीं पड़ेगी, फिर एमक्यूएम से राब्ते इत्तेहादियों की जरूरत, देखिए बात में वो है या नहीं है, ये तो उस वक्त पता चलेगा कि जब आप जो है ना वो कॉन्फ्रेंस को लाएंगे। अगर ये बात है कि आप समझते हैं कि ये इत्तेहादी उसके साथ है, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो उसको क्या फिक्र है, वो कल को असेंबली का इजलास बुला ले, वो और स्पीकर को चाहिए कि वो जो है ना अपना क्या नाम है वोट ऑफ द कॉन्फ्रेंस को उसको लाए, रेजोल्यूशन को सामने लिया। अगर वो समझता है कि ऐसी बात है तो ये कोई बात तो नहीं है। उसका मतलब है कि वो डर रहा है कि कभी कहते हैं कि मैं इधर जलसा करूंगा, कभी उधर जलसा करूंगा, कभी कहते हैं हमको जाने नहीं होगा, ऐसे लोगों के सरों से ऊपर होके जाना पड़ेगा, ऐसे सरों के ऊपर से लेके वापस आना पड़ेगा। अच्छा, अब कभी कहते जो है ना कि जी के इनको नायल कर ले, जिंदगी भर नायल कर दे, कभी कहते हैं कि जी के वक्त से पहले नायल कर दे, वोट देने से पहले नायल कर दे। ये तो कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, कंफ्यूजन तो है। लेकिन सर यहाँ पर एक और जो सिंध की सियासत में एक बड़ी हमें एक मुख्तलिफ पहलू नजर आया, वो ये आया कि जरदारी साहब जो है वो अपने नंबर गेम पूरे करने के लिए एमक्यूएम से ये बात तक कह रहे हैं कि आप आए बराह रास्त जरदारी साहब से या बिलावल साहब से रब्ता करें, और मामला सिर्फ अटका हुआ है तो बल्दियाती निज़ाम के मामले से अटका हुआ है। आपको क्या लग रहा है सर, ये सॉल्व हो जाएगा? भाई देखो, मैंने आपको एक अर्ज कर लूं कि देखो एमक्यूएम सिंध की पार्टी है, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अच्छा, और बात यह है कि उनके जो डिमांड है, उनके जो यानी जो बातें हैं, वो उनका डायरेक्ट ताल्लुक सिंध के साथ है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान के साथ वास्ता नहीं है। उनके मुतालबात सिंध की हद तक हैं। अब जाहिर है कि सिंध की लीडरशिप जो है ना वो पीपल्स पार्टी की है। अब उनको जो बात करना होगा तो जाहिर है कि सिंध के लोगों से बात करना होगा। वो कॉन्फिडेंस डेवलप करें, एमक्यूएम के हमारे भाई वो एतमाद डेवलप करें। उन्होंने पहले भी हमारे साथ मिलकर हुकूमतें की है, वो नए लोग नहीं है, हम उनके लिए नए लोग नहीं है। उनको चाहिए कि ये उसके उनके जो मुतालबात हैं, उनके जो मामलात हैं, वो बजाय इसके कि उसको ना इमरान खान हल कर सकता है, ना कोई और हल कर सकता है, न किसी की अगर ब्लेसिंग उसको इन लोगों की वो हल कर सकेंगे। नो, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है, उसको सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले बैठ के किसी जो है ना वो उसको हल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर क्या बल्दियाती निजाम का मामला किसी हद तक हल हो सकेगा? भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, आपस में बैठे। बल्दियाती निजाम, हमने तो कभी बल्दियात की उसकी मुखालफत तो नहीं की, लेकिन हमने सिर्फ इतना ये कहा था कि भाई मुशर्रफ के जमाने में क्योंकि वो यानी जो तमाम इख्तियारात जो थे वो बल्दियाती लोगों के पास थे। अब वो बातें जो कबूल नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कि अब उस हद तक तो फिर तो कैबिनेट की जरूरत नहीं है, फिर तो वज़ीर आला की जरूरत नहीं है, फिर तो वज़रा की जरूरत, उनकी तमाम इख्तियारात अगर आप उनको हवाले कर देंगे, पुलिस उनके पास, एजुकेशन उनके पास, हेल्थ उनके पास, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास, पुलिस उनके ज़ेर नज़र, तो ये इतना ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन एक जेन्युइन इख्तियार के लिए पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल तैयार हैं, उनके साथ बात की जा सकती है, लेकिन वो बात उसको आतिफ जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से या जो है ना सिंध गवर्नमेंट के साथ करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आज आए बहादुराबाद, तो जब वो बाहर निकले तो उनका कहना है कि मैं बड़ा मुतमईन होकर जा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि तकरीबन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपके साथ इत्तेहाद बनाने में तकरीबन कामयाब आप हो चुके हैं, वो निकल आएगी हुकूमत से। देखिए, वही तो बात कर रहा हूँ आपको कि एमक्यूएम को अब अपना रोल प्ले करना है। एमक्यूएम जो पार्टी जो माजी में थी, वो खुद भी कहते हैं, हमारे दोस्त हैं भाई, वो खुद कहते हैं कि अब हम काफी जो है ना तब्दीलियां आ गई है इस पार्टी में, इस पार्टी के जो है ना जो कारकर्दगी है या इस पार्टी की जो लाइन ऑफ एक्शन है, काफी तब्दीली आ गई है। तो उनको चाहिए कि जो वो कहते हैं नकारा है क्या सब खुदा समथिंग लाइक दैट, अच्छा,
कि वो फिर उसको जो है ना फिर वो आवाज को साथ आवाज मिलाना चाहिए। हाँ अच्छा अब सर, वो देखिए, असल में जमानतें मांगते फिर रहे थे कि कोई जामिन बन जाए पीपल्स पार्टी के साथ जो मुआहदे होंगे, तो क्या मौलाना साहब कोई जमानत देने के लिए आए थे? नहीं, मौलाना साहब की जमानत मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए बात ये कि अगर मैंने तो पहले भी यानी एक दो प्रोग्रामों में ये अर्ज किया, वैसे जाती सूरत में जब हम मिलते हैं मैंने उनसे अर्ज किया कि भाई देखो आपका ताल्लुक सिंध से है, आपके मसाइल का ताल्लुक सिंध से है, आपको चाहिए ये कि अगर जमानत आपने लेनी है तो आप जमानत आसिफ अली खान जरदारी साहब की जमानत ले लें। वो उसकी वो कभी अगर एक दफा एक जमानत ले लें और एक बात करते तो अपनी बात के पीछे हटने वाले नहीं है, इस बात को वो भी जानते हैं। तो बात ये कि ये मामला इनका है, अगर वो जमानत चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि यानी वो किसकी मौलाना साहब की जमानत चाहते हैं या किसी और की जमानत चाहते हैं, किसकी जमानत चाहते हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर लूं कि ये मामला सिंध का है, इसको वहीं तक छोड़ें आप यू ट्रस्ट पीपल्स पार्टी, आप जरदारी साहब को यानी बीच में ले आए, वो आपको जो जब एक बात कह देगा तो वो फिर पत्थर की पे लकीर है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं। बिल्कुल सर, और बल्कि हम तो ये देखते हैं कि जमानत की जो बात उन्होंने कही है वो या तो शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना साहब से, चौधरी निसार साहब से उन्होंने कहा था कि आप जामिन बन जाएं ताकि पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा मुआहदा हो वो 100% उसके ऊपर अमल हो सके। लेकिन सर एक और चीज़ देखने में आती है कि सिंध के जो दही इलाके हैं वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो मजबूती रखती है, और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर MQM ज़रा ज़्यादा पायदार नज़र आती है। तो सर ऐसे में इनका इत्तेहाद जो है वो एक फितरी इत्तेहाद हमें नजर आता है PTI की निस्बत। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है PTI को तो छोड़ देगी फिर MQM? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखो वो सिंध की पार्टी है यार, आप देइए और उसको छोड़ दें ना, यू कांट। हम तो उसको MQM को गो के उनके यानी ताकत ज्यादा शहरों में है, 2-4 शहरों में है, लेकिन मतलब ये कि हम तो उनको सिंध की पार्टी समझते हैं, उनको ये भी हम तवक्को रखते हैं कि वो सिंध के देही इलाकों में भी अपना किरदार अदा करेंगे। तो उसमें आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हो या कोई और हो, अब उनका ये कोई खुदा न खास्ता कोई लेन देन का इस तरह का मामला नहीं, कोई जाती पर्सनल कोई कर्जा लेने की बात नहीं है कि जो आप किसी की गारंटी हो, किसी की जामिन चाहते हैं कि कर्जा मेरा वापस होगा। ये तो पॉलिटिकल जो है ना बातें हैं और फिर आवाम के मतलब की बातें हैं, और पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी, हम चाहते हैं कि पूरा सिंध तरक्की करे, देही इलाके भी तरक्की करे, कराची भी तरक्की करे। कराची में बहुत काम किए हैं, हैदराबाद में बहुत काम किए, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि देखो ये ट्रस्ट की बात है। आप चौधरी निसार साहब बड़े आदमी होंगे जो भी होंगे, लेकिन चौधरी निसार का क्या काम वहां पे, वो क्या आपको गारंटी दे देगा? आपको गारंटी देने वाले अपने बड़े लोग हैं। आपको चाहिए कि आप आसिफ अली खान की गारंटी ले लें, वो आपको कभी जिंदगी में जो है ना छोड़ेगा नहीं। ठीक है जनाब, आपका मफाद उसी में है, आपका घर उसी में है, आपके आवाम का, लोगों का, सबका मफाद इसी में है। ठीक है, यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन पीपल। उसकी प्रॉस्पेरिटी की सोच है ना, उसकी अब मैं और आप अगर एक घर में रहते हैं तो हम और आप एक दूसरे की जो है ना काम आएंगे, हम और आप मिलकर जो है ना मसाइल से निकलेंगे। सही है, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपको यूँ बताते चलें कि इस वक्त जो 172 अगर किसी के पास कौमी असम्बली के अरकान होंगे तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगा, जबकि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 7 और काफ लीग की और इस वक्त जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है वो, और ये तमाम जो सियासी जमातें हैं इस वक्त इनकी कदर और अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी वैल्यू भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये वैल्यू लगाने का एक ऐसा मामला है जहाँ पर अगर बात मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेट्रो वन।